बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 जुलाई को फ़लस्तीन की आज़ादी का बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है। सऊदी अरब, फ्रांस, बरतानिया ने बड़ा बम फोड़ दिया है। इसराइल बेहद परेशान हो चुका है। तफसीलात आपके सामने आएंगी। अमेरिका में इसराइल के छक्के छूट चुके हैं। अमेरिका में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद बेनकाब हुई है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ गजा पर इसराइल के हमले तेज हो चुके हैं। 48 घंटों में 250 से ज्यादा हमले कर दिए गए हैं। गजा में बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। गजा की जंगबंदी नाकाम हो चुकी है और इस वक्त इसराइली फौज को गजा में बड़े हादसात का सामना है। तफसीलात आपके सामने आएंगी। आगाज करेंगे सबसे पहले गजा की मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है। गजा में इसराइली फौज ने दावा किया है कि पिछले 48 घंटों में उन्होंने 250 से ज्यादा हमले किए हैं और ये हमले गजा के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे खान यूनस है, जैसे गजा के शुमाली इलाके हैं, वहां पर किए गए हैं। और इसराइली फौज ने तस्वीरें भी जारी की हैं जिसमें दावा किया गया है कि हमास के बड़े बड़े ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। जहां पर इसराइली फौज गजा में हमलों की इत्तलात दे रही हैं और कामयाबियों के ऐलानात कर रही हैं, वहीं नाज़रीन किराम गजा में इसराइली फौज को नुकसानात का भी सामना है। मसलन अभी मेरे सामने एक बड़ी खबर आई है जो अभी इनिशियल रिपोर्ट है जो अल जज़ीरा और बाकी अरब ज़राए अबलाग पर नशर हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि इसराइली फौजी जो गजा के अंदर शुमाली खान यूनस में लड़ रहे हैं उनको किसी हादसे का सामना करना पड़ा है, यानी वो किसी न किसी वो कार्रवाई का निशाना बने हैं। ये इत्तलात सामने आई हैं और इस हवाले से जो इसराइली फौजी हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी लैंडिंग भी इसराइली अस्पतालों की तरफ देखी जा रही है। चूँकि ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है, मज़ीद जैसे तफसीलात आएंगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जिक्र ज़रूरी है कि जुलाई के पहले 11 दिनों में इसराइल के कम से कम 10 फौजी मारे गए हैं और तकरीबन जुलाई के इन 10-11 दिनों में इसराइल के 22 से 25 फौजी ज़ख्मी हुए हैं। मसलन आज भी खबर है मेरे सामने कि इसराइली फौजी जो टैंक चलाने वाला था वो गजा के अंदर मिसाइल लगने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं। इसकी खबर इसराइली फौजी रेडियो स्टेशन ने जारी की है। इसी तरह से गुज़श्ता रोज़ भी 2 इसराइली फौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात इसराइली मीडिया पर नशर की गई थी। अब जबकि गजा में इसराइली फौज के हवाले से ये इत्तलात आ रही हैं और फिर गजा की जंगबंदी का जो मामला है वो कोई नतीजा खेज सामने नहीं आ रहा है। नेतन्याहू 4 दिन अमेरिका में रहकर आया है लेकिन जंगबंदी डील फाइनल नहीं हुई है। बल्कि अभी मेरे सामने एक खबर है जिसे दी यरूशलेम पोस्ट ने नकल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि गजा की जो सीज़ फायर टॉक्स थी वो नाकाम हुई हैं, फेल्स हुई हैं और कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जैसा कि हम अपने पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि इसराइल गजा की तकरीबन 40% ज़मीन को बफर जोन के नाम पर या खाली नोगो जोन एरिया के नाम पर रखना चाहता है, जिसकी वजह से डेडलॉक बरकरार है। बहरहाल अब गजा में बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया है। मसलन दी अनाजोल न्यूज़ एजेंसी है जो तुर्किश न्यूज़ एजेंसी है, उसने रिपोर्ट दी है कि गजा में इसराइली हमलों में मज़ीद 40 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा आलमी मीडिया मुख्तलिफ अंदाज से रिपोर्ट कर रहा है कि गजा में किस तरह से बदतरीन किस्म का इंसानी अलमिया चल रहा है। अब अमरीकी अखबारात और अमरीकी मीडिया में भी गजा की सूरत हाल को बयान किया जा रहा है जैसे कि CNN है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वॉशिंगटन पोस्ट है और फॉक्स न्यूज़ है। उन पर भी मुसलसल गजा में जो इंसानी अलमिया है उसको बयान किया जा रहा है। यहाँ तक कि इसराइल का अपना अखबार है दी यरूशलेम पोस्ट, उसने इस बात का एतराफ़ किया है कि गजा में जहाँ इमदादी सामान तकसीम होता है वहाँ पर लोगों पर फायरिंग होती है और लोगों को इमदाद के बदले खून दिया जाता है। ये इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर रिपोर्ट छपी है। इसके अलावा से काम जो एक और बड़ी खबर है जिसे इसराइल के मशहूर अखबार इजराइल हायोम ने नकल किया कि गजा में इसराइल का प्लान है कि एक ऐसा ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जाए, एक ऐसा शहर और इलाका बनाया जाए जहाँ पर खैमा बस्तियाँ हों। वहाँ पर गजा के लोगों को कहा जाएगा कि इस इलाके में तुम आ जाओ तो महफूज हो जाओगे, तुम्हें इमदाद वगैरह मिलेगी, तुम्हें सामान मिलेगा। लेकिन दरअसल वो एक ट्रैप है और उसके अंदर जो लोग आएंगे तो उनको गजा से डिपोर्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा और जो लोग हैं उस ह्यूमैनिटेरियन जोन में नहीं आएंगे तो फिर उन्हें मारने की धमकी दी जाएगी। ये इसराइली अखबार इजराइल हायोम ने यह भांडा फोड़ा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि गजा में इसराइल की प्लानिंग क्या है और गजा के अंदर इसराइली फौजें जो लड़ रही हैं वो किस अंदाज से वहां पर कार्रवाइयां कर रही हैं और इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू क्या पसे पर्दा सोच रखता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर यह भांडा फूटा था कि नेतन्याहू अपने आप को इख्तियार में रखने के लिए जंग को जारी रखना चाहता है। अब इस वाक़े पर नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क टाइम्स जो इसराइली अमरीकी अखबार है उसके खिलाफ हर जाने का केस दायर करने का ऐलान किया है कि उसने मेरी शोहरत को दागदार किया है। फिर नाज़रीन इकराम, अमेरिका में इसराइल के छक्के छूट चुके हैं। अमेरिका की
अमेरिका की आवाम जो है वो इसराइल की हालिया गज़ा की जंग की वजह से इसराइल के ख़िलाफ़ हो चुकी है और इस चीज़ को इसराइल एंटी सेमेटिक करार दे रहा है। मसलन दी न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका का मशहूर मीडिया नेटवर्क है, चूँकि वो गज़ा की रिपोर्टिंग कर रहा है, गज़ा में रोज़ाना बदतरीन किस्म के अलमिया को बता रहा है, तो दी न्यूयॉर्क टाइम्स के ख़िलाफ़ इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट में इसराइली हुक्काम के हवाले से लिखा गया है कि ये अखबार ऐसी खबरें लगाता है जिससे यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, इसराइल के खिलाफ नफरत अमेरिका में परवान चढ़ रही है और ये अखबार जिम्मेदार है। हालांकि ये बात नहीं है। मैं आपके सामने आज की एक और बड़ी खबर रखूंगा। अमेरिका के एक मशहूर सहाफ़ी हैं, मशहूर तरीन सहाफ़ी हैं जिनका नाम है टकर कार्लसन। इन्होंने एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट दी है जो इन्होंने एक तकरीब में खिताब किया है। वो बड़ा अहम तरीन खिताब था, उसका मैं खुलासा आपके सामने रखूंगा। टकर कार्लसन ने कहा कि अमेरिका के अंदर जो जेफरी एप्स्टीन नामी शख्स था, जिसके बारे में मुबैना तौर पर दस्तावेज़ात सामने आई थी कि वो 9 उम्र अमरीकी लड़कियों को उनका जिनसी इस्तेहसाल करता था और उसने एक ऐसा जजीरा बना रखा था जहां पर बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो जेफरी एप्स्टीन के पास बतौर मेहमान जाया करती थी। और ये जो शख्स था, इसके बारे में 2019 में इंकशाफात हुए थे। 2019 में जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार भी किया गया था और फिर बाद में इसने बताया जाता है कि गिरफ्तारी के दौरान खुदकुशी कर ली थी। तो ये जो जेफरी एप्स्टीन का वाक़या है, इसके बारे में जो इस वक्त अमेरिका में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं उनमें बताया जाता है कि मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उसका नाम भी जेफरी एप्स्टीन की फ़ाइलों में मौजूद है। और ये भी दावा किया जाता है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो भी जेफरी एप्स्टीन के यहाँ जाया करते थे। और इसी तरह से जो साबिक जो बिल क्लिंटन अमेरिकी सदर था उसके बारे में भी इंकशाफात हुए कि वो भी जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ रखता था। और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों के बारे में इंकशाफात हुए थे कि जो जेफरी एप्स्टीन था उसका जो जजीरा था वहाँ पर 9 उम्र लड़कियाँ होती थी, उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल होता था। अब ये जो फाइल्स हैं, ये जो दस्तावेज़ात हैं अमेरिका में, इनको सरेआम यानी मंजर आम पर लाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो और उनकी हुकूमत जो है वो इन फाइल्स को मंजर आम पर आने नहीं दे रही है। यही इल्ज़ाम लगाया था एलोन मस्क ने भी और कहा था कि आखिर ट्रंप के लिए क्या रुकावट है कि वो इन फाइल्स को मंजर आम पर नहीं लाना चाहते हैं। तो टकर कार्लसन ने एक तकरीब में जेफरी एप्स्टीन के बारे में कहा कि एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल गरीब था वो कैसे अचानक मालदार हो गया, उसके पास अपने प्राइवेट जेट आ गए, उसका जजीरा हो गया, दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया और बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात हो गए। और टकर कार्लसन ने सादे अल्फाज में कहा कि बैरूनी एजेंसी, यानी उन्होंने नाम लिया मोसाद का और इसराइल का भी किसी हद तक नाम लिया और कहा कि बैरूनी ममालिक के इस पूरे वाक़े के पीछे थे। यानी जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स या दस्तावेज़ात का मामला है या उसका जो किस्सा है अमेरिका में कि कम उम्र नौजवान लड़कियों के साथ बड़े बड़े सियासतदान और अमीर तरीन लोग और बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के जिनसी इस्तेहसाल और स्कैंडल्स के अंदर पाए गए थे। तो ये सब कुछ है अमेरिका के अंदर बैरूनी ममालिक की एजेंसीज और बैरूनी ममालिक के लोग कर रहे थे और उसमें यकीनन CIA मुलव्वस नहीं थी। ये टकर कार्लसन ने यह बात कही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के अंदर इसराइल के बारे में क्या रवैये और क्या जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल अब गज़ा की जंग बंदी इसराइल के बकौल नहीं हो रही है और गज़ा में इसराइल के हमले तेज़ हो चुके हैं और फिर गज़ा की नस्ल कुशी का जो मामला है वो बेहद बढ़ चुका है। और फिर नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने एक खबर रखूंगा कि इसराइल का एक कैदी था जो गज़ा से रिहा हुआ, उसका भाई कहता है कि नेतन्याहू से हमारी जितनी मुलाकातें हुई हैं वो गज़ा की जंग को बंद करना चाहता ही नहीं है, वो तो वक्त गेन करना चाहता है और वो क़तन जो है वो गज़ा से इसराइली यरगमालियों की रिहाई के हक़ में नहीं है। अब मैं बात करूंगा आपके सामने एक बड़ी खबर की जो आज की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर है कि 28 जुलाई को एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का हेडक्वार्टर है। वहाँ पर एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो सऊदी अरब, फ्रांस, बरतानिया और दीगर मुल्कों की तरफ से बुलाई गई है और इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा फ़लस्तीन की आज़ादी है, फ़लस्तीन की रियासत का क़याम है और फ़लस्तीन की स्टेट की क्रिएशन है। तो खबर यह आ रही है कि पहले ये जो कॉन्फ्रेंस 17 जून को होनी थी जो ईरान पर इसराइली अमरीकी हमले के बाद मौखर हो गई थी, अब ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 27 और 28 जुलाई को और उस दौरान फ़लस्तीन की आज़ादी का मुमकिन तौर पर फैसला हो सकता है। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर सुन लीजिए। दी गार्डियन ने आज नशर किया है बरतानवी अखबार ने कि बरतानिया के 60 से ज़ायद जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्होंने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा है कि फौरी तौर पर बरतानिया फ़लस्तीन की रियासत को इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर तस्लीम करे, रिकगनाइज करे। अब इसराइल ये समझता है कि फ़लस्तीन की आज़ादी का अगर मामला तय हो गया और ये जो आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं, अगर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई तो ये इसराइल के लिए बड़ी तबाही का बायस होगा और इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होगा कि अगर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। इसी वजह से बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए मुमकिन तौर पर ईरान और इसराइल
इसराइल के दरमियान दूसरा राउंड जंग का शुरू हो सकता है और आने वाले 1 से 2 हफ्तों के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होगा, जिससे ये कॉन्फ्रेंस फिर से डिले हो जाएगी, मौखर हो जाएगी और फ़लस्तीन का कज़िया फिर से दब जाएगा। अब देखना यह है कि गज़ा की जंगबंदी होती है या नहीं होती, या जिस तरह से इसराइल की मज़ीद कार्रवाइयाँ गज़ा पर चल रही हैं, इन कार्रवाइयों में क्या मज़ीद गज़ा के लोगों को इसी तरह से बदतरीन किस्म का अलमिया फेस करना पड़ेगा, या गज़ा की जंगबंदी हो जाएगी और इसराइल के साथ इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का दूसरा राउंड नहीं होगा, या फिर जैसा हमने कहा आपको, जैसे हमारी असेसमेंट भी हैं कि वाकई ऐसा होगा और लड़ाई होगी।